एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जो विद्यासागर विश्वविद्यालय की परीक्षा में आग बनकर आया। मिदनापुर के उन 3 जिलाधिकारियों के नाम लिखिए जिन्हें बंगाली आतंकवादियों ने मार डाला था। आतंकवादी जिनकी छाती पर गोलियां लगी थीं भारत माता की आजादी के लिए, आज वही हमारे इतिहास में टेररिस्ट कहलाते हैं। प्रद्युत मृगेन अनाथ बंधु, क्या उन्होंने गोलियां चलाई थी या फिर इतिहास की नींद तोड़ी थी? यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है एक भुला दिया गया अध्याय, आग से लिखा गया एक सच, एक ऐसा सवाल जो हर भारतीय के दिल में जलता रहेगा। शहीद या आतंकवादी, इतिहास किसकी कलम से लिखा जा रहा है? Bullets for her freedom. दो 2025 का साल, स्वतंत्रता के 78 साल बीत चुके हैं। क्रांति के गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ी बंगाल आज थकी हुई है, उलझन में है, कभी खुद को ही भूल चुकी है। विद्यासागर की जन्मभूमि मिदनापुर की एक विश्वविद्यालय, विद्यासागर विश्वविद्यालय, वहां स्नातक इतिहास की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया। 3 जिलाधिकारियों के नाम लिखिए जिन्हें बंगाली आतंकवादियों ने मार डाला था। बस यही एक सवाल मानो बिजली बनकर पाठकों के दिलों पर गिरा। आतंकवादी वो कौन थे? प्रद्योत भट्टाचार्य, प्रभावंशु पाल, मृगेन दत्त, अनाथ बंधु पांजा, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, ये तो हमारे लहू की विरासत हैं, जिनकी रगों में आग बहती थी, जिन्होंने छाती खोलकर गोलियां खाई और मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाया। फिर आज उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। किसने लिखा है यह इतिहास? किसके इशारे पर बना यह प्रश्न? क्या यह सिर्फ एक गलती है या फिर कोई सोच समझकर रचा गया षड्यंत्र? एक वृद्ध पूर्व शिक्षक ने कहा था, बस जब कोई राष्ट्र अपने शहीदों को भूल जाता है तो वह मर जाता है, उसे स्मृति लोप हो जाता है। तो क्या मिदनापुर का वो स्वर्णिम अध्याय, रक्त रंजित अप्रैल, शहीदों की मुस्कान, एक मां की सूनी गोद में लौटता बेटा, ये सब भूल गई आज की पीढ़ी? तो आइए इस खामोश आजादी के बीच हम एक बार फिर पीछे देखें, दिल से महसूस करें उन युवाओं को जिन्होंने कहा था, लाइफ फॉर लाइफ, ब्लड फॉर ब्लड। आजादी भीख नहीं, अधिकार है, इसे खून से छीनना पड़ता है। बंगाल के इतिहास में एक दौर था जब बहादुर लोग जेल जाने से डरते नहीं थे, बल्कि उसे गर्व की तरह अपनाते थे। जब चटगांव में शस्त्रागार लूटा जा रहा था, जब कोलकाता की गलियों में बम फट रहे थे, उसी समय मिदनापुर ने गढ़ा एक अदृश्य क्रांति का दुर्ग। 1930 के दशक में मिदनापुर एक जलते हुए जनपद में बदल गया था। ब्रिटिश हुकूमत के शब्दों में यह था आतंक का पालना, लेकिन सच तो यह है, यह आतंक नहीं था, यह था बलिदान की भावना। यहां घर के आंगन में चुपचाप बम बनाए जाते, पढ़ाई की किताबों के बीच छुपी होती रिवॉल्वर, और छाया से छाया तक दौड़ते रहते थे गुप्त संदेश। मिदनापुर कॉलेज, जिला स्कूल, ये सब बन चुके थे क्रांति के गर्भगृह। शिक्षा का अर्थ था ज्ञान के साथ साथ देशभक्ति की दीक्षा। एक शिक्षक कहते थे, अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो देश को पढ़ो, मां का चेहरा पढ़ो। छात्र किताबें पढ़ते थे और रात को छुपकर हथियार चलाना सीखते थे। एक पूरी पीढ़ी को शायद पता था वे ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, लेकिन उनका जीवन पर्याप्त होगा। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में एक नाम मिलता है, बीवी यानी क्रांतिकारी बंधुत्व। इस संगठन का केंद्र था मिदनापुर शहर के अंदर एक छुपा हुआ अड्डा। इसके पीछे थे दिनेश गुप्ता जैसे कुशल क्रांतिकारी। उन्होंने मिदनापुर को चुना क्योंकि यहाँ के युवक थे निष्ठावान, निर्भीक और उग्र। हर रात एक खास गुप्त कमरे में चलता था प्रशिक्षण। पहले होता था मातृभूमि की वंदना, फिर प्रतिज्ञा, मैं जीवन भर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, जरूरत पड़ी तो जान दूंगा, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। हथियारों का अभ्यास, खबरों का आदान प्रदान, ब्रिटिश अफसरों की निगरानी, सब कुछ चलता था पूर्ण गोपनीयता में। एक नया समुदाय तैयार हुआ, उम्र 16 से 22 के बीच, छात्र, किसान, दुकानदार, नाई, यहां तक कि कुल्ली भी। उनके नाम बहुत थे, लेकिन पहचान कुछ ही की थी। कोई था प्रद्युत, कोई प्रभावंशु, कोई बिमल। दिन में पढ़ाई करते और रात को बनाते क्रिया के योजनाएं। उनके लिए देश थामा और अंग्रेज शासक उस मां का दुश्मन। मिदनापुर जल रहा था, आंदोलन जंगल की आग की तरह शहर से गांव तक फैल रहा था। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भेजा एक बेरहम अफसर, जेम्स पैडी। एक हाथ में कानून की चाबुक, दूसरे हाथ में क्रूरता की तलवार।
उसने प्रशासनिक बैठक में घोषणा करके बोल दिया, I will teach these boys a lesson their bloodline won't forget. इन लड़कों को ऐसी सजा दूंगा जो इनकी नस्ल तक याद रखेगी। यहीं से शुरू होता है मिदनापुर के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय। पैडी का असली लक्ष्य था चेतना को कुचलना। वो जानता था इनके पास हथियार भले कम हो, मगर उनके सबसे बड़े अस्त्र हैं चेतना, साहस और बलिदान की भावना। इसलिए उसने अपनाई मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की नीति। उसके बॉडीगार्ड्स को आदेश था, जो भी राजनीति में शामिल हो उसे सबके सामने पीटो, युवाओं के हाथ पांव तोड़ दो ताकि वो कभी आंदोलन में न लौट सके। औरतों की इज्जत को अपमानित करो ताकि लज्जा को हथियार बनाया जा सके। पुलिस की हिरासत में रात भर चलता लोहे की रॉड, गर्म तेल, नाखून उखाड़ने जैसे अत्याचार। मिदनापुर बन गया था एक शांत मगर डरा हुआ श्मशान। हर गली से गायब हो रहे थे लड़के। कुछ स्कूलों में पढ़ाई बंद, बाजारों में चुप्पी और कंपकंपी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पहले लड़के बाजार जाते थे मिट्टी की हांडी लेने, अब हम बस उन्हें ढूंढते हैं श्मशानों में। पैडी की नीति का सबसे बड़ा शिकार छात्र और युवा समाज, जो दिन में किताबें पढ़ते और रात को छुपकर बम के नक्शे बनाते। अब वो या तो भाग रहे थे या पकड़ लिए गए या कभी लौटे ही नहीं। 3 दिन से बेटा घर नहीं लौटा। थाने में पूछा तो उत्तर मिला, बेटा जिंदा नहीं मगर मरा भी नहीं। अब वो राजद्रोही है। मां की आंखों से आंसू गिरे, पर आवाज में अब भी आग थी। अगर मेरा बेटा देश से प्यार करके शहीद हो जाए, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन अगर साहब उसे सड़ा सड़ा कर मारेंगे तो क्या मैं उसे सह सकूंगी? पैडी के मारे जाने के बाद पूरा प्रशासन सन्न रह गया। कोलकाता से आए फोर्ट विलियम के आदेश, मिदनापुर को काबू में लाना होगा। किसी भी कीमत पर एक नया जिलाधिकारी भेजा गया, मैजिस्ट्रेट डगलस। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि बदले की आग थी। पहले ही दिन थाने में बोला, पहले हम पकड़ते थे, अब गोली चलाएंगे। जिला स्कूल, कॉलेज, ये सब क्रांति के अड्डे हैं। जरूरत पड़ी तो स्कूल भी बंद कर दूंगा। डगलस ने कार्यभार संभालते ही शहर भर में फैला दी निगरानी की आंधी। बिना किसी केस के स्कूल के छात्रों को उठाया जाने लगा। दिन रात चलती पूछताछ। एक छात्र ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे हाथ में सिर्फ कलम थी, फिर भी उन्होंने कहा इन हाथों में एक दिन रिवॉल्वर आएगी। डगलस ने हर गली में जासूसों को तैनात किया, लेकिन वो नहीं जानता था जो आग जमीन के नीचे है वो कभी न कभी फूटेगी ही। जिला बोर्ड की बैठक 30 अप्रैल 1932। उस दिन मिदनापुर जिला बोर्ड कार्यालय में एक विशेष प्रशासनिक बैठक चल रही थी। डगलस बीच में बैठे थे, सामने लंबी मेज, बगल में बॉडीगार्ड और मेज पर रखी हुई रिवॉल्वर। एक अजीब सन्नाटा पसरा था हवा में। बाहर पलाश के फूल खिले थे, पर हवा में कोई सुगंध नहीं थी, क्योंकि पूरे शहर में फैली थी डर की गंध। द्वार पर थे गार्ड, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था ये बैठक कभी खत्म ही नहीं होगी। आग के 2 नाम, प्रद्युत और प्रभावंशु, बीवी संगठन के 2 प्रमुख सेनानी, प्रद्युत भट्टाचार्य और प्रभावंशु पाल। इस दिन के लिए वे 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। एक स्कूल बैग में थे 2 विदेशी रिवॉल्वर और दिल में सिर्फ एक वाक्य, डगलस तेरा वक्त खत्म हो गया है। शाम 4 बजे से कुछ पहले वे कार्यालय में घुसे। कोई बना पत्रकार, कोई बना क्लर्क। उनके पीछे कोई फौज नहीं थी, बस था मौत को गले लगाने का संकल्प। गोलियों की गूंज, धप से इतिहास गिर पड़ा। डगलस एक सरकारी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर रहे थे। चारों ओर पुलिस, मगर सामने कोई नहीं। तभी धाएं 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 लगातार 6 गोलियां चली। पहली गोली में डगलस कांपे, दूसरी में कुर्सी से गिर पड़े, आखिरी गोली में उनके सिर के नीचे बहने लगा खून का दरिया। सभी तरफ अफरा तफरी और चीखें। प्रद्युत पकड़े गए, मगर उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। केवल बोले, एक जान से एक कौम का गौरव नहीं लौटता, पर उसकी शुरुआत की जा सकती है। प्रभावंशु धुएं के साथ गायब हो गए। कोई नहीं जानता वो कहां गए। कुछ कहते हैं वो नदी पार कर बांग्लादेश चले गए, कुछ कहते हैं वो किसी आश्रम में जाकर छिप गए। डगलस की मौत के बाद हर दीवार पर लिखा गया बड़े बड़े चूने के अक्षरों में, पैडी गया, डगलस भी गया, अब किसकी बारी है? बंगाल का बेटा मरना जानता है, डरना नहीं। ब्रिटिश प्रशासन हिल चुका था। अब उन्हें एहसास हुआ यह जमीन सिर्फ धान नहीं उगाती, बल्कि शहीद भी उगाती है। एक पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मिदनापुर अब जाना जाता है ब्रिटिश मजिस्ट्रेटों की कब्रगाह के रूप में। यहां अफसरों के नाम अब लाल स्याही से लिखे जाते हैं। रात की नींद उड़ गई थी।
अंग्रेज अफसरों की। वे सोते थे बंदूक लेकर और सपनों में देखते थे दो बंगाली युवक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते आ रहे हैं। डगलस की मौत ने साबित कर दिया, यह आंदोलन नहीं बल्कि एक युद्ध है। प्रद्युत के हाथों में था खून, मगर वह था इतिहास का रण चुकाने वाला खून। युद्ध तब भी खत्म नहीं हुआ था। तीसरे नाम की बारी अब भी बाकी थी। आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन। जिस गोली से पेड़ कांपे थे, मैदान थम गया था, लेकिन एक कौम ने सिर उठाया था। परिणाम तो तय था, पैडी मारा गया। डगलस भी खून में लथपथ पड़ा। कोलकाता के बंगाल गवर्नर कार्यालय में मिदनापुर पर रिपोर्टों की ढेर लग रही थी। लंदन के डेली टेलीग्राफ ने हेडलाइन छापी, मेदिनीपुर द ग्रेवयार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। मिदनापुर जिला मजिस्ट्रेटों का श्मशान। ऐसे में भेजा गया एक अनुभवी, कठोर और बेहद सतर्क अधिकारी, बर्नार्डी जे बर्ड्स। नाम से मैजिस्ट्रेट, काम से फौजी। बर्ड्स कांपते हुए नहीं आए, न बाहर से न भीतर से। उन्हें पता था यहां 2 मैजिस्ट्रेट मारे जा चुके हैं, इसलिए पहले दिन से ही उन्होंने लागू किया सुरक्षा शासन। हर जगह सुरक्षा तैनात, कोई 100 गज से ज्यादा पास न आए। हर सभा, फिल्म शो, स्कूल प्रोग्राम के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी। वो एक बंकर जैसे दफ्तर में रहते थे। शहर में कहा जाता था, बर्ड साहब दिन में भी खिड़की नहीं खोलते। मगर इतिहास का ताज्जुब देखिए, जो इंसान दिन रात गोलियों से भागता है, उसकी मौत आती है खेल के मैदान में। फुटबॉल मैदान। 2 सितंबर 1933। उस दिन मिदनापुर पुलिस मैदान में एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच। मोहम्मडन क्लब बनाम टाउन क्लब। हजारों की भीड़। खेल के बाद ट्रॉफी देने आएंगे मैजिस्ट्रेट बर्ड्स। सुरक्षा चाक चौबंद, हर ओर बंदूकें। गैलरी में निगरानी अफसर, मैदान में सिविल कपड़ों में गुप्तचर। लेकिन कोई नहीं देख पाया जो भीतर सुलग रही थी आग। 2 क्रांतिकारियों के नाम, मृगेन दत्त और अनाथ बंधु पांजा। उन्होंने महीनों तैयारी की थी, गोलियां चलाने की प्रैक्टिस, गोली की आवाज में पलक न झपकने की ट्रेनिंग, यहां तक कि आत्महत्या की तैयारी भी। उनकी योजना साफ थी, बर्ड्स मैदान में आएगा, सामने खड़ा होगा, तभी अंतिम शत्रु को विदा करना है। लेकिन गोली चलाकर भागना नहीं था। उन्हें पता था मौत ही उनकी सबसे ऊंची आवाज बनेगी। बर्ड्स खड़े हुए ट्रॉफी देने के लिए। सफेद सूट, अंग्रेजी मुस्कान, हल्का भाषण शुरू किया। तभी 2 विपरीत दिशाओं से दौड़ी गोलियां। थाइये थाइये थाइये। भीड़ में अफरा तफरी। बर्ड्स गिर गए मैदान में, मगर मौत तुरंत नहीं आई। और तभी इतिहास का सबसे साहसी दृश्य घटा। एक क्रांतिकारी, मृगेन दत्त, दौड़ते हुए बर्ड्स की छाती पर चढ़ गए। बर्ड्स तड़प रहे थे। मृगेन झुके और अंतिम गोली सीने में दागी। तो शत्रु को घायल छोड़ना नहीं, समाप्त करो, नहीं तो वह लौटेगा। यह जैसे था एक प्रतिज्ञा पर अंतिम मोहर। मैदान में 3 शरीर पड़े थे। 1 बर्नार्ड बर्ड्स, दुश्मन, मृत। 2 मृगेन दत्त, क्रांतिकारी, शहीद। 3 अनाथ बंधु पांजा, क्रांतिकारी, शहीद। कोई भागा नहीं। जब पुलिस आई और बंदूक तानी, तब तक दोनों शहीदों के शरीर ठंडे हो चुके थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। गैलरी में एक बच्चा बोला, माँ, ये मरकर भी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? माँ चुप रही, क्योंकि इसका जवाब आंखों के आंसुओं से ही मिलता है। उस रात मिदनापुर में कोई नहीं सोया। गलियों में गालियां नहीं थीं, गीत थे। मिदनापुर का बेटा मरा है सिर उठाकर। आखिरी गोली सीने में रख बोला, क्रांति जिंदाबाद। अनाथ बंधु की मां, एक सामान्य ग्रामीण महिला, जब थाने से शव लेने आई, पुलिस से कहा, मेरा बेटा मरा है, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं। उसने मौत को खुद बुलाया। एक वृद्धा रोते हुए बोली, इस बंगाल में जन्मे इसलिए मरना सीख गए। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट में दर्ज किया गया, The revolutionaries of Bengal are not afraid to die. Worse, they don't want to live. बंगाल के क्रांतिकारी मौत से नहीं डरते, और इससे भी बुरा, वे जीना ही नहीं चाहते। बर्ज का लहूलुहान शरीर जैसे पड़ा था मैदान में, वैसे ही 2 जवान शहीद उसके पास लेटे थे। यह समानांतर मौत कह रही थी, तू था विदेशी शासक और मैं मातृभूमि का बेटा, आज साथ मरे, पर इतिहास कभी नहीं भूलेगा कौन किसके लिए मरा था। उन्होंने देश से प्रेम किया। उनका गुनाह, उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चुना। उनका अपराध, उन्होंने कहा, यह देश गुलाम नहीं, यह मेरी मां है। ये 3 युवा, 1 ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, 2 निर्मल जीवन घोष, 3 रामकृष्ण राय। उनके खिलाफ आरोप था
बर्ज हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता। सबूत? उनके बाल तक को छूकर कोई नहीं कह सका कि इन तीनों ने गोली चलाई थी, मगर उन्होंने जो चेतना फैलाई वही अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। साल 1934 की शुरुआत। मिदनापुर जिला अदालत में बना एक विशेष न्यायालय। पुलिस रिपोर्ट ने कहा, ये तीनों मानसिक रूप से पूरी योजना के मास्टरमाइंड थे। भले ही इन्होंने ट्रिगर न दबाया हो, लेकिन सोच इन्हीं की थी। न्यायाधीश सर डब्ल्यू टैटेल हेनली ने फैसला सुनाया, फांसी तब तक जब तक मृत्यु न हो जाए। निर्मल जीवन के होठों पर था सिर्फ एक वाक्य, मेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ, अब शुरू हो रहा है। उन्हें पता था वे नहीं बचेंगे। उनके पास माफी मांगने का भी विकल्प नहीं था। वे बस 3 काम करते थे। 1. मां बाप को पत्र लिखना। 2. अंतिम इच्छा को कलमबद्ध करना। 3. आत्मा को मृत्यु के लिए तैयार करना। एक जेलकर्मी जो इन तीनों की अंतिम रात का गवाह था, उसने कहा, वो मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़े, जैसे मृत्यु उनकी सबसे प्यारी धुन हो। निर्मल जीवन घोष ने अपनी मां को लिखा, मां रो मत, मैं फांसी के तख्ते पर सिर ऊंचा करके चढ़ूंगा। मैं तुझे गर्व देना चाहता हूं, आंसू नहीं। जब मेरी देह जमीन पर गिरेगी तू कहना, मैंने इस बेटे को भारत के लिए जन्म दिया था। तेरा आशीर्वाद लेकर अब चला मां, तेरा निर्मल। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती ने अपने छोटे भाई को लिखा, तू पढ़ाई कर बड़ा बन, मैं तुझे देख नहीं सका, लेकिन जान ले मैं हारा नहीं। फांसी की रस्सी मेरा अंत नहीं है, मेरी सोच जिंदा रहेगी। रामकृष्ण राय ने अंतिम प्रहर में बस एक पंक्ति लिखी, स्वतंत्रता की चोटी तक पहुंचने के लिए कुछ कांटे पैरों में चुभते ही हैं, और मैं उन कांटों में से एक हूं। 26 अक्टूबर 1934 रात 12:45। अलीपुर सेंट्रल जेल में तीनों को फांसी की पोशाक पहनाई जा रही थी। वे मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़े। अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। रस्सी गर्दन में डाली गई। 3 देह एक साथ हवा में झूल उठे। 1 घंटे बाद रिपोर्ट में दर्ज हुआ, 3 दोषियों को फांसी दी गई। मृत्यु का समय 1:05। सुबह का सूरज तो उगा, लेकिन तीनों माएं अपने बेटे को आखिरी बार देख न सकीं। उनकी लाशें परिवार को नहीं सौंपी गईं। जेल के भीतर ही गुप्त रूप से दफना दिया गया, मगर वो कब्रें आज भी इतिहास की छाती पर एक लाल निशान की तरह हैं। ये उनकी मौत नहीं थी, बल्कि इतिहास में उनका पुनर्जन्म था। आज भी जब किसी स्कूल में स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, मिदनापुर का यह अध्याय गर्व से पढ़ाया जाता है। एक फुटबॉल मैदान पर नहीं खत्म हुई जंग, बल्कि एक फांसी की रस्सी पर झंडा लहराया था। मिदनापुर क्रांतिकारियों का शहर, इतिहास की पाठशाला। जब एक जिले का नाम बन गया अंग्रेजों का दुस्वप्न। क्रॉस फायर का जिला, इसी नाम से जानते थे अंग्रेज मिदनापुर को। मिदनापुर सिर्फ एक जिला नहीं था, वह था क्रांति की प्रयोगशाला। यहां जन्म लेते थे सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि चेतना, आत्मसम्मान और विद्रोह। सन 1930 से 1935, इन 5 वर्षों में ब्रिटिश प्रशासन की रिपोर्ट में मिदनापुर का नाम सबसे ऊपर था। मोस्ट डेंजरस डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल प्रेसिडेंसी। क्यों? एक के बाद एक जिलाधिकारी की हत्या, पुलिस लाइन में बम धमाका, स्कूल के छात्र, स्वतंत्रता संगठन के सदस्य, गृहिणियां अपनी साड़ी के पल्लू में बारूद छुपाकर रखती थीं। सशस्त्र आंदोलन की पवित्र भूमि मिदनापुर। सन 1931 में जब गोपी बल्लभपुर में बम बनाने की गुप्त फैक्ट्री पकड़ी गई, ब्रिटिश पुलिस ने कहा, These boys are not criminals, they are trained revolutionaries। उनका प्रशिक्षण होता था बम बनाना, गुप्त संकेतों का उपयोग, जासूसों से जानकारी इकट्ठा करना, अंग्रेज अफसरों की गतिविधियों पर नजर रखना। एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा, We are not ruling Bengal, we are negotiating survival in Midnapur। तत्कालीन मिदनापुर कॉलेज, हिजली कॉलेज, कल्याणी विद्यापीठ, ये संस्थान केवल स्कूल नहीं थे, बल्कि थे संघर्ष की पाठशालाएं। छात्र दिन में क्लास करते और रात में पर्चे छापते। शामिल होते बंगाल का युवा क्रांतिकारी दल, युगांतर, अनुशीलन जैसे संगठनों में। पाठ्य पुस्तकों के बीच नक्शे नहीं, बल्कि हाथ से लिखे बम बनाने के गाइड छिपे होते। एक परंपरागत परिवार की बहू दोपहर में रोटियां बनाती और शाम को गुप्तचरों को पैकेट सौंप देती। भवानीपुर की सरला डे, जो रसोई के बर्तन में बारूद छिपा कर रखती थी। रेणुका सेनगुप्ता, जो जेल में बंद क्रांतिकारियों को खाने के बर्तन में संदेश पहुंचाती थी। जिस ब्रिटिश अफसर की गाड़ी चलाता था पूरनचंद, वह था युगांतर का सदस्य। वही पहले से सूचना देता था क्रांतिकारियों को
कहां और कब जाना है अफसर को। मिदनापुर में एक भी थाना ऐसा नहीं था जिस पर अंग्रेज प्रशासन पूरी तरह भरोसा कर सके। एक आंकड़ा, सन 1932 से 1934 के बीच मिदनापुर में 37 बार पुलिस चौकी पर हमला हुआ, क्योंकि यह जिला था अकेला ऐसा स्थान जहां एक नहीं 3 जिलाधिकारियों की हत्या हुई, जहां एक नहीं 3 बार किशोर क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, और जहां ब्रिटिश सरकार को डर के मारे प्रशासनिक कार्यालय स्थानांतरित करने पड़े। तत्कालीन गवर्नर एंडरसन की रिपोर्ट में लिखा था, The district of Midnapore is uncontrollable without military supervision. आज मिदनापुर के स्कूल कॉलेज जो शिक्षा देते हैं वह सिर्फ किताबें नहीं होती, वह होती हैं साहस की पाठ, आत्म बलिदान की शिक्षा, देश के लिए प्राण देने की प्रेरणा। एक टोली किशोरों की जिन्होंने बंदूक को चुना क्योंकि शब्दों से अब कुछ नहीं हो रहा था। सन 1932 में एंथनी फुलर की हत्या, सन 1933 में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट बार्लो की हत्या, सन 1934 में मजिस्ट्रेट रॉबर्ट डगलस की हत्या। इन 3 हत्याओं के कारण मिदनापुर के 7 किशोर और युवा फांसी पर चढ़ा दिए गए। उनकी औसत उम्र 19 से 25 वर्ष। वे न तो चोर थे, न डाकू, न देशद्रोह, लेकिन वे थे उस भारत माता के बेटे जो सिर्फ एक स्वतंत्र भारत चाहते थे, जहां अंग्रेज उन्हें नेटिव कहकर गाली न दे। 2023 में विद्यासागर विश्वविद्यालय उन्हें क्या कहता है? मिदनापुर के ब्रिटिश मजिस्ट्रेटों की हत्या आतंकवादियों द्वारा, इसका वर्णन करें। Yugi History Honors, Paper 4, June 2023, Vidyasagar University. प्रश्न उठता है, जो देश के लिए जीवन दे गए उन्हें आतंकवादी कैसे कहा जा सकता है? क्या आज इतिहास की पाठशाला बदल गई है? आज जो अधिकारों के लिए रैली करते हैं वे आंदोलनकारी हैं, लेकिन जिनके सीने पर अंग्रेजी गोलियां लगीं वे आतंकवादी? बलिदान की कीमत कौन तय करता है? मौन श्रद्धांजलि या पाठ्य पुस्तकों की भाषा? मिदनापुर के शहीदों के लिए इतिहास था खून से लिखा गया एक अक्षर, लेकिन आज उन्हें कहा जाता है रेडिकल, मिलिटेंट नेशनलिस्ट, यहां तक कि टेररिस्ट भी। हेमचंद्र अब ठीक से सुन नहीं सकते, देख भी नहीं पाते, फिर भी वे हर 7 जुलाई को शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाने जरूर जाते हैं। उन्होंने कहा, वह लड़का मेरे बड़े भाई जैसा था। बार्लो को मारने के बाद बोला, दादा अब या तो फांसी या गोलीबारी। उसे पता था कि वह मरेगा, फिर भी उसने कहा, मिदनापुर से अंग्रेजों को निकालकर ही दम लूंगा। इतिहास कैसे लिखा जाता है और कौन लिखता है? इतिहास कभी निष्पक्ष नहीं होता। जिसके हाथ में कलम होती है वही तय करता है कौन शहीद है और कौन आतंकवादी। लेकिन मिदनापुर की मिट्टी में आज भी गूंजती है वह पुकार, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ये शब्द आते हैं न पाठ्य पुस्तक से, न राजनीतिक भाषण से, बल्कि उस जमीन से जहां उन किशोरों ने आजादी का बीज बोया था। वे आतंकवादी नहीं थे, वे थे उन नींदहीन रातों के सच्चे योद्धा जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं। उनका नाम, उनका रक्त, उनका सपना आज भी मिदनापुर की मिट्टी में जीवित है। तुम सुन सकोगे अगर कान लगाओ, तुम जान सकोगे अगर पाठ्य पुस्तकों के बाहर सोचने का साहस करो। इतिहास अब तुम्हारे हाथ में है, लिख दो। वे शहीद थे, वे अपने देश से प्रेम करते थे। जय हिंद।